गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। इससे पहले वाली क्लास में विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अपन निकाल चुके हैं, व्यंजक स्थापित कर चुके हैं, जिसका मान आया था E = 2kP/R3। क्या आया था? E = 2kP/R3। और E की दिशा और P की दिशा, दोनों की दिशा क्या थी? एक समान थी। अब यहाँ आज की इस क्लास के अंदर विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से एक लंबवत रेखा खींचें, तब इसे क्या कहते हैं? निरक्ष कहते हैं या संधिभाजक कहते हैं। यानी कि ये एक विद्युत द्विध्रुव है, इसके ए बिंदु पर -q आवेश है और बी बिंदु पर +q आवेश है। इसका मध्य बिंदु O, A से O की दूरी स्मॉल a, O से B की दूरी स्मॉल a और A से B की दूरी हो जाएगी 2a। मध्य बिंदु O से इसके लंबवत एक लाइन है जो स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है। क्या है? बिंदु P है। अब देखिए -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की, सबसे पहले वही बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिएगा, धनावेश की कल्पना करें। -q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा P से किधर होगी? एक की ओर होगी, E1 मान लेते हैं। +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा B से P की ओर होगी, मान लेते हैं कितनी है? E2। इन दोनों लाइनों को आपस में जब मिलाया जाता है, क्योंकि सेम है, क्योंकि ये आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये भी आ रहा है, ये भी। यदि इसका कर्ण निकालेंगे तो क्या होगा? √r² + a² होगा। इधर भी r² + a²। ये लाइन इससे इक्वल है, ये सेम है, ये भी सेम है। इसका मतलब यदि मैं यहाँ पर थीटा एंगल है तो यहाँ भी क्या होगा? थीटा एंगल होगा। उसके बाद ये एक लाइन अपन ने खींची इस AB लाइन के समांतर। किसके समांतर? AB लाइन के समांतर। यदि ये लाइन जो BP लाइन है, यदि यहाँ पर थीटा एंगल बनाती है तो यहाँ भी कितना एंगल बनाएगी? थीटा एंगल। देखो यहाँ पर ये Z आकृति है एकांतर कोण, यदि ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? थीटा ही होगा। ये वाला एंगल भी क्या होगा? थीटा ही होगा। अब देखो E2 और E1 को इनके घटकों में विभाजित करें, क्योंकि ये किसी एंगल के साथ एंगल कर रहे हैं। अब देखो E2 का इस दिशा के अंदर कंपोनेंट, इस दिशा में जो कंपोनेंट होगा मान लेते हैं E2 cos थीटा। E2 जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है +q आवेश के कारण आ रही है, इस दिशा में जो इसका घटक होगा E2 cos थीटा होगा। अब देखो ये वाला इस प्रकार से बनता है, ये यदि E है, ये थीटा है, इस डायरेक्शन में cos थीटा हो गया, इस डायरेक्शन में क्या होगा? sin थीटा होगा। मान लेते हैं E2 sin थीटा, क्या हो जाएगा? E2। अब E1 है, इसके साथ थीटा एंगल है, इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट होगा E1 cos थीटा। क्या होगा? E1 cos थीटा। इसकी नीचे वाली डायरेक्शन में यहाँ ये वाला कंपोनेंट होगा E1 sin थीटा। ये वाला जो कंपोनेंट होगा E1 sin थीटा होगा। E1 का नीचे वाली डायरेक्शन में, इस वाली डायरेक्शन में E1 sin थीटा, E2 का ऊपर वाली डायरेक्शन में E2 sin थीटा। अब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे बिंदु आवेश -q के कारण, बिंदु आवेश -q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
माइनस क्यू के कारण मैंने माना E1। तीव्रता का परिमाण, यहाँ लिख देते तीव्रता का परिमाण E1 इक्वल टू AQ अपॉन इनके बीच की दूरी का स्क्वायर, बीच की दूरी है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडर रूट, मिलेगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बिंदु आवेश प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण हो जाएगा A2 इक्वल टू AQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का और स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर अंडर रूट लगा हुआ है। ये समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 में 2 से E1 AQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर है, E2 AQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। थीटा में दोनों समान, थीटा में दोनों समान। E1 sin थीटा नीचे की ओर दिशा है, E2 sin थीटा की ऊपर की ओर दिशा है। E1 sin थीटा की जो दिशा है ऊपर है, नीचे की ओर है, E2 sin थीटा ऊपर है। E1 और E2 दोनों ही क्या है, समान है। समीकरण 1 व 2 से E1 इक्वल टू V2। समीकरण 1 व 2 से E1 का परिमाण और E2 का परिमाण क्या है, समान है। E1 और E2 का परिमाण समान है, इसके मतलब E2 sin थीटा ऊपर लग रहा है और E1 sin थीटा नीचे की ओर, तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर लेंगे, निरस्त कर लेंगे। दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का परिमाण आएगा P बिंदु पर E2 cos थीटा और E1 cos थीटा के कारण आएगा, और दोनों ही क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ऐड हो जाएंगे और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या आ जाएगा, परिमाण आ जाएगा। देखेंगे चित्र में दर्शाए अनुसार E1 व E2 के अक्षीय E1 व E2 के अक्षीय रेखा के लंबवत, अक्षीय रेखा के लंबवत घटक एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से विपरीत दिशा में लग रहे हैं, तथा अनुदिश घटक
एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। देखिए यहाँ पर अक्षीय रेखा के लंबवत घटक p2 sin थीटा और a1 sin थीटा दोनों बराबर है, लेकिन परिमाण में बराबर होने के कारण और दिशा में क्या है, विपरीत है, तो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर लेंगे। और अनुदिश घटक, इस अक्ष के अनुदिश घटक p2 cos थीटा और a1 cos थीटा आपस में क्या होंगे, जुड़ जाते हैं। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू E1 cos थीटा E2 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा के कारण आएगा। लेकिन हमको पता है E1 और E2 दोनों ही क्या है, समान है, तो E इक्वल टू हो जाएगा 2E1 cos थीटा। यहाँ लिख देंगे इधर E1 इक्वल टू E2, समीकरण 1 में 2 से। उसके बाद E1 इक्वल टू, या समीकरण 1 से E1 की यहाँ पर मान रखेंगे तो E इक्वल टू हो जाएगा 2 KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर cos थीटा, समीकरण नंबर 3। चित्र की ज्यामिति से cos थीटा इक्वल टू, यानी कि किसी भी ट्रायंगल से POB या POA, किसी भी ट्रायंगल से थीटा की वैल्यू यहां से निकालनी है, तो यहाँ से cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा, और जानते हो cos थीटा यानी कि लाल बटे कक्का, आधार अपॉन कर्ण, थीटा के जस्ट सामने लंब होता है ये आधार और ये कर्ण, तो यहाँ से cos थीटा इक्वल टू होगा आधार a और कर्ण है अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इस cos थीटा का मान भी इस वाले इक्वेशन में रखने के लिए हो जाएगा E इक्वल टू 2KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इनटू A अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। देखिए यहाँ पर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1 है, यहाँ पर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2 है, एक पावर यहाँ पर है और आधी पावर यहाँ पर है, एक और आधा जोड़कर हो जाएगा 1.5, और 1.5 को लिखते हैं 3/2 से, इससे लिखते हैं 3/2 इक्वल टू 2KQ, और इस 2 को भी इसके साथ लिख देते हैं 2A के साथ, अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। लेकिन तुम लोग जानते हो Q इंटू 2A, Q इंटू 2A होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको किससे लिखा जाता है, P से लिखा जाता है। ये हो जाएगा E इक्वल टू KP अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ लिख देना P इक्वल टू Q इंटू 2A। P की वैल्यू किसके इक्वल है, Q इंटू 2A, जिसको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस डायग्राम के अंदर मैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा -q आवेश से +q आवेश की ओर होती है, परंतु इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस P बिंदु से, इस बिंदु का नाम मैं दे देता हूं S, P से किधर हो रही है, S की ओर, यानी कि विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की दिशा A से B की ओर है, लेकिन इसकी दिशा P से S की ओर है। दोनों की दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, तो इसको सदिश की फॉर्म में लिखेंगे E सदिश इक्वल टू
के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। यह माइनस यहाँ ना लगा करके इसके साथ भी माइनस लगा सकते हैं। इसमें लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा की विपरीत होती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत होती है। यानी स्पेशल केस, यदि आर वेरी मच ग्रेटर देन ए हो तो ए स्क्वायर के पदों को नगण्य मानकर छोड़ने पर देखिए यहाँ पर फॉर्मूला आया था E इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। क्या था? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ से यदि के पी अपॉन आर स्क्वायर इसमें से कॉमन लिया जाएगा तो बाहर निकलेगा आर की पावर 3 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। आर वेरी मच ग्रेटर देन ए, तो यहाँ ए स्क्वायर के पदों को नगण्य मानेंगे तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? के पी अपॉन आर क्यू, यानी देना आर इज वेरी मच ग्रेटर देन ए। सदिश की फॉर्म में इसको लिखा जाएगा E सदिश इक्वल टू माइनस के पी सदिश अपॉन आर क्यू। इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यू सदिश की फॉर्म में माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। अब देखिए नोट डाल के लिखेंगे ई अक्ष पर जो फॉर्मूला आया था वो आया था 2kp अपॉन आर क्यू। ई निरक्ष पर जो फॉर्मूला आया अभी यह है kp अपॉन आर क्यू। तो यहां लिख सकते हैं ई अक्ष किसके इक्वल होगा? यदि इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पर 2 आ जाएगा। यानी यहाँ लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 2 इंटू ई निरक्ष, यानी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 2 गुना होती है। यह लिख सकते हैं कि अक्ष अपॉन ई निरक्ष इक्वल टू हो जाएगा 2/1, यानी कि 2:1 में। यह लिख सकते हैं ई निरक्ष क्या हो जाएगा? ई अक्ष का आधा। तो आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।